तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। इस क्लास में हम लोग को कंप्लीट करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक हम लोग का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग को कुछ दूसरा जैसे ब्लीचिंग पाउडर का मैं दिखा दिया था वॉशिंग सोडा में। जैसे एक मैं दिखा दिया था कि वॉशिंग सोडा जो होता है कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, तो उसको आप एक करेक्ट कर लीजिएगा। और एक था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नहीं टेक्सटाइल नहीं, उसको तो हटा दिए थे। वुड पल्प वाला जो था कि टू क्लीन वुड पल्प, वॉशिंग सोडा का जो यूज था, तो उसको आप हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा इन दोनों को, वो वॉशिंग सोडा का पार्ट नहीं है। ठीक है। हम लोग का इसमें है, पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जैसे हम लोग के पास दो क्रिस्टल, पहले क्या होता है आपका, क्रिस्टल जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। क्रिस्टल्स आर दोज कंपाउंड which have regular regular arrangement of their particles। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ their particles। क्या होता है कि जैसे ये वो कंपाउंड्स होते हैं, मान लीजिए आपका ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये ऐसे कोई क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में जो इसके पार्टिकल्स होंगे, जो इसके क्या होंगे, जैसे होता है जो फॉर्मूला होगा, वही जो पार्टिकल्स होंगे आपके, वो एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे। जैसे सारे पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, ये हो गया, सारे पार्टिकल्स ऐसे अरेंज आते हैं, ये पूरे ये ऐसे पूरा अरेंजमेंट ऐसे पूरा चल रहा है। ठीक है। फिर एक होते हैं आपके पाउडर, एक होता है क्रिस्टल, और जो पाउडर होते हैं, पाउडर में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, वो रेगुलर फॉर्म में अरेंज नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, ये जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरे पार्टिकल्स अरेंज हैं एक रेगुलर फॉर्म में, ऐसे पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। लेकिन क्या होगा कि पाउडर फॉर्म में वो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होंगे, वो इधर उधर इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे, ये ऐसे पूरा बनना। ठीक है। तो क्रिस्टल हो गया, और हम लोग का हो गया पाउडर फॉर्म। तो दो फॉर्म होता है, दो फॉर्म सॉलिड आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक है हम लोग का पाउडर फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है कि ये सारे उसके पार्टिकल्स रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इसमें पाउडर फॉर्म में इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टल आप समझ गए। अब क्या होता है कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, एक होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर इनको हम लोग कहते हैं, वैसे ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और एक होता है हम लोग का नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट, या फिर आप क्रिस्टल कह लीजिए। एक हो गया हाइड्रेटेड क्रिस्टल, और एक होते हैं हम लोग के नॉन हाइड्रेटेड क्रिस्टल। हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अभी आपको आगे बता रहा हूँ। हाइड्रेटेड क्रिस्टल में जैसे हम लोग का हो गया CaSO4 2H2, ठीक है, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O, और फिर क्या है Na2CO3 10H2O। तो ये हम लोग के हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, यहाँ ये हम लोग के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हैं। नॉन हाइड्रेटेड में क्या है, NaCl है हम लोग का, फिर है हम लोग का
NaCl हो गया, शुगर हो गया हम लोग का, और क्या है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है। तो क्या पहले हम लोग क्रिस्टल पढ़े। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर फॉर्म में उनमें अरेंज होते हैं। पाउडर कौन से होते हैं? पाउडर वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग के जो क्रिस्टल्स होते हैं, हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक है हम लोग का हाइड्रेटेड क्रिस्टल, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। और एक नॉन हाइड्रेटेड होते हैं जिन क्रिस्टल्स में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इतना आप पढ़ लिए और समझ लिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे कह लीजिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो एनसीईआरटी में जो इसकी डिफिनीशन है, आप वही डिफिनीशन याद कर लीजिए। मैं उस डिफिनीशन को आपको समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में डिफिनीशन दी गई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। क्या डिफिनीशन है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is a fixed number, is the fixed number, is the fixed number of water molecule, water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt। इसको मिटा दूं फिर आपको समझा दे रहा हूँ इस डिफिनेशन का मतलब क्या है। मैं जब खुद 10th में पढ़ रहा था तो मैं इस डिफिनेशन को नहीं समझ पाया था। तो क्या है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें आपका एक है फॉर्मूला यूनिट। ये है फॉर्मूला यूनिट। क्या होता है? पहले फॉर्मूला यूनिट आप समझ लीजिए। फॉर्मूला यूनिट जो होता है वो, जैसे आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लीजिए आपका कंपाउंड है NaCl, तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका रेशियो क्या है। ठीक है, इसका एक मिनट, फॉर्मूला यूनिट का है, मैं आपका ये लिखा हूँ। फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट, आप इसको लिख लीजिए, फिर बता रहा हूँ। स्मॉलेस्ट whole, the formula unit is the smallest whole number ratio of atom of each element in a compound, of each element in a compound। क्या? ए फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये कंपाउंड है और इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? यहाँ पे NaCl किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1। ठीक है, जैसे हम लोग ले ले CaSO4, इसमें CaSO4 में कैल्शियम
1:4। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन जो हमारा है वो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या है, 1:1:4। ए फॉर्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा किसी एलिमेंट्स का कंपाउंड में, उसी को एक फॉर्मूला यूनिट, आप सिंपली समझिए फॉर्मूला यूनिट वही होता है जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये यूनिट हटा दीजिए आप, फॉर्मूला को ही फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। जैसे मैं आपसे सॉल्ट बोल दिया, इसका फॉर्मूला क्या है, आपके दिमाग में सीधे आएगा NaCl, यही फॉर्मूला यूनिट है आपका। मैं आपसे बोल दूं कि बेकिंग सोडा आपसे बोल दिया, ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 NaSCO3। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होगा, यही इसका फॉर्मूला यूनिट है। इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा था। फॉर्मूला यूनिट यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला यूनिट आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। एक फॉर्मूले में, ठीक है, एक जैसे कोई कंपाउंड है आपका, जैसे है CaSO4 2H2O, ये टोटल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट आपको जब भी मिलेगा वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर उसमें वाटर की प्रेजेंस के कारण होता है। तो अब वहाँ पे आप जब कैल्शियम सल्फेट, उस कैल्शियम सल्फेट का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उस वहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा CaSO4 2H2O, क्योंकि वहाँ पे 2 H2O प्रेजेंट है वो उस कैल्शियम सल्फेट में। जब आप उसको हीट करेंगे उस कैल्शियम सल्फेट को, ये जो 2H2O होगा ये आपका इवॉल्व हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, और जो आपका कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट 5H2O आपका ब्लू कलर का होता है। तो जो कॉपर सल्फेट, ये 5H2O जो होगा आपका, ये वहाँ से स्ट्रक्चर से या फिर क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं ये, उस क्रिस्टल से निकल जाएगा, और आपका जो कॉपर सल्फेट होगा वो वाइट कलर का होगा। उसका फॉर्मूला आप तब लिखेंगे CuSO4, ठीक है। जो मेनली आपको लेबोरेटरी में, आप समझिए, जो मेनली आप लेबोरेटरी में जो आपको मिलता है वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट मिलेगा, वाइट कलर का नहीं। वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्या होगा, उसमें 5H2O क्रिस्टल फॉर्म में होगा, उसमें 5H2O प्रेजेंट होगा। तो उसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे CuSO4 5H2O, उस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला यूनिट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे NCERT, जैसे आप हाइड्रेटेड क्रिस्टल पढ़े नॉन, और एक नॉन हाइड्रेटेड क्रिस्टल पढ़े, ठीक है। हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स जो होते हैं, उन उन क्रिस्टल्स को फॉर्म होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो क्या होता है कि यही आपसे NCERT भी कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यानी CaSO4 में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएंगे। इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही छोटा सा था, आपको यही समझाना था, बाकी आप समझे कि नहीं अब ये आप जाने, ठीक है। CaSO4 ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O, फिर उसके बाद क्या है FeSO4, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 होगा, और क्या है Na2CO3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 10 है, ठीक है, 10H2O। तो यही ये जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। कितने H2O उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब मैं पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ, आप देख लीजिएगा। एक इसमें है कि एक्शन ऑफ हीट,
एक्शन ऑफ हीट क्या है? जब CaSO4 को आप हीट करेंगे, CaSO4 को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो दो H2O वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट हो जाएंगे 2H2O के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, और केवल हमारा CaSO4 पाउडर फॉर्म में बचेगा। ये किस फॉर्म में है? ये क्रिस्टल फॉर्म में है। हीट करने पे ये कन्वर्ट हो गया पाउडर फॉर्म में। फिर है हम लोग का CuSO4 5H2O, ब्लू कलर का होता है। कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे कलर भी देते हैं, ये भी लिखा हुआ है बुक्स में। तो ये क्या है? CuSO4 5H2O ब्लू कलर का होता है। वो वहाँ पे वाटर प्रेजेंस के कारण जब आप इसको हीट करेंगे CuSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस कलर में होगा? वाइट कलर का होगा और पाउडर फॉर्म में होगा। प्लस 5H2O, ठीक है। फिर हम लोग का है जैसे FeSO4 7H2O ग्रीन कलर का होता है। फिर आप इसको हीट करेंगे तो ये FeSO4 पाउडर फॉर्म में बचेगा, और यहाँ पे 7H2O इवापोरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। एक्शन ऑफ हीट क्या है? जो हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, जो वाटर प्रेजेंट होते हैं हमारे उसमें, क्या है, जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है क्रिस्टल्स के, वो इवापोरेट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। हमारा केवल पाउडर फॉर्म बचेगा, जो CaSO4 है, CuSO4 है, FeSO4 है, जो हम लोग का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर है ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का। मेहनत पूरी किया हूँ समझाने की आपको, अब आप देखिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? पहले हम लोग ब्लीच मतलब समझें। जब ब्लीचिंग मतलब होता है किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करना, कलरलेस करना, ठीक है, किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करना, इसी में एक टर्म आता है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस which remove the substance which remove color from colored substance, कलर फ्रॉम, एक मिनट इसका डिफिनेशन क्या है? कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस आप लिख लीजिएगा, कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक देम कलरलेस। तो क्या है? ये सब्सटेंस which remove color from colored substance and make them colorless, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। जैसे होते नहीं है स्पाई, हम लोग के एजेंट होते हैं देशों के, जो जाके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। तो ऐसे ही ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? कलर को निकाल देता है कलर्ड सब्सटेंस से, और उसको क्या कर देता है? कलरलेस कर देता है। मेरी गलती से इस पे पैर आ गया था। क्या है? ब्लीचिंग एजेंट हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, नाम क्या हुआ है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका
इसका नाम है। फिर उसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, पढ़ाते पढ़ाते थक जाना पड़ता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो हमारा है स्लैग लाइन CaOH का होल्ड वाइज, और जो हमें Cl2 मिला था, कहाँ से, जो हमें Cl2 मिला था कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते समय, तो वहाँ से Cl2 स्लैग लाइन, इसको हम रिएक्ट कराए CaOCl2 प्लस H2 और बस यही हम लोग का है CaOCl2 प्लस H2। तो ये हो गया हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर प्रॉपर्टी है, फिर यूजेस है, वो आपको मैं बुक से देख के जल्दी से लिखा दे रहा हूँ, याद करते करते बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या है, प्रिपरेशन हो गया, इसमें कोई है नहीं, आपका कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं तो आपको पढ़ाऊँ क्या, ये हो गया। यूजेस और प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा, तीन तीन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं और यूजेस लिख लेते हैं। पहला हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, व्हाइट पाउडर है, ठीक है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, यही मैं वॉशिंग सोडा में लिखा दिया था, तो उसको आप हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा। कोल्ड वाटर में सॉल्युबल है, और एक है एक्शन ऑफ एसिड CaOCl2 को जब आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, हमारा फॉर्म होता है CaSO4 Cl2 और प्लस H2O। हमारा यही फॉर्म होता है CaOCl2 H2SO4 प्लस Cl2। यहाँ पे आप छोटा सा लिख लीजिए एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, ये एक्शन ऑफ एसिड है। जो हमारा मेन ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट जो होता है, ब्लीचिंग एजेंट में अभी आपको बताया हूँ, क्या वो सब्सटेंस जो कलर रिमूव कर रहा है कलर्ड सब्सटेंस से, यानी जो कलरलेस बना रहा है सब्सटेंस को, तो हमारा ब्लीचिंग एजेंट इसमें क्या होता है, Cl2 होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस होता है, जो कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो क्लोरीन से जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो वही क्लोरीन यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है उन सब्सटेंस को, जहाँ पे जैसे जहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है जिन चीज़ों को कलरलेस करने के लिए, तो उसमें काम क्या कर रहा है, क्लोरीन है जो ऑक्सीडाइज कर दे रहा है कुछ सब्सटेंसेस को, जिसके कारण वो जो हमारा है जिसको हमें कलरलेस करना है वो कलरलेस हो जा रहा है, कलर्ड उसमें रिमूव हो जा रहा है कलर वहाँ से। जहाँ पे ये ब्लीचिंग एजेंट है इसको आप लिख लीजिए, ब्लीचिंग एजेंट। और फिर उसके बाद हम लोग का है यूजेस, आप लिख लीजिए, ठीक है। यूजेस क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद है वुड पल्प को क्लीन करने के लिए, टू क्लीन वुड पल्प्स। इसके बाद आपको मैं प्रॉपर्टी लिखा दूँ इसमें से, इसको टू क्लीन हटा दीजिए और ब्लीचिंग लीजिए, बुक में आपके हैं फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टिंग, या फिर आप लिखिए डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है, या फिर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई, और फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और CaCl3 का फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म होता है। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो आप मूवीज़ में देखते हैं, जो लेके हम लोग रिमॉल से जैसे आप देखेंगे ना विलेंस जो होते हैं
क्या करते हैं, रुमाल पे थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लेते हैं और सुहा देते हैं तो उससे बेहोश हो जाता है, वही क्लोरोफॉर्म है ये। उसको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। फिर उसके बाद है हम लोग का, मैं तो कह रहा हूँ कि इन तीनों को आप रख लीजिए। दो और हैं, तो मेकिंग वूल अनसिंकेबल ये सब ठीक है, तो सब रहने दीजिए। आप इन तीन प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, यूजर याद कर लीजिए, बस इतना ही कहा आपके लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसको मिटा दूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें क्या है, फॉर्मूला इसका जो है CaSO4 1/2H2O, इसका फॉर्मूला है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। किससे प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सम। ये नाम आप याद रखिएगा, CaSO4 2H2O, इससे प्रिपेयर किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिप्सम को हीट करके हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन लिख के आप लिख लीजिएगा। ये 2H2 है, जिप्सम हम लोग लिए, इसको हीट किए 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप कहें 373 केल्विन पे, हमें क्या मिलेगा, CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये 1/2H2O हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 2H2O को हीट करेंगे आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग का 1/2H2O CaSO4 हेमीहाइड्रेट मिलेगा और ये हम लोग का H2O रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, जो टेम्परेचर है हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाएंगे तो जो ये 2H2O ये पूरा रिमूव हो जाएगा। पूरा रिमूव हो जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा CaSO4, जो कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जितने अच्छे से वाटर मिलाने पे सेट होता है, वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो टेम्परेचर रखते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। फिर उसके बाद और कुछ पॉइंट इसमें है नहीं। फिर आपकी प्रॉपर्टी है, रटने वाला, और है हम लोग का यूजेस। तो 3 प्रॉपर्टी 3 यूजेस और फिर हम लोग का चैप्टर खत्म। ये आप लिख दीजिए इसको, ये आज हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो छोटा होगा, एनसीईआरटी में आपका देखूंगा, उसमें जो छोटा होगा उसको मैं कवर कर लूँगा। क्या है, प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख दूँ, और यहाँ पे आपका यूजेज। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है। ठीक है, क्या है ये, एक वाइट पाउडर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सेटिंग इनटू हार्ड मास। सेटिंग इनटू हार्ड मास क्या है, सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर,
रिएक्टिंग विथ वाटर। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें प्रिकॉशन नहीं है, आप इसको प्रिकॉशन कहिए, ठीक है। क्या है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमें इसको रखना चाहिए। शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब ऐसा क्यों है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? मतलब जिसमें मॉइस्चर ना जा सके, जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट भी ना हो। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने का हमारा एक यही कारण है कि धीरे धीरे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सॉलिड मास में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके बाद आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको स्टोर करते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। फिर यूजेस में क्या है? पहला मेडिकल यूज़ है, ठीक है। मेडिकल यूज़ में क्या है कि जैसे जब आपका हड्डी टूट जाती है या फिर हाथ पैर टूट गया तो प्लास्टर का यूज़ किया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज है हम लोग का। तो पहला मेडिकल यूज़ है। फिर हम लोग का है टॉयज बनाने के लिए, टॉयज मेकिंग, स्टैचू मेकिंग, स्टैचू की स्पेलिंग जरा स्टैचूस। फिर है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है फायर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए, फायर प्रूफिंग मटेरियल मेकिंग। ये हम लोग के 3 यूजेस हो गया। और लेबोरेटरी में सीलिंग एयर गैप्स, और फिर लास्ट में हम लोग का पेंटिंग स्मूथ बनाने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इतना यूज़ है। बाकी आप इतना याद कर लीजिए, बाकी ठीक है। अगर आपको याद करना होगा तो आप एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, वहाँ आप याद कर लीजिएगा। 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई, 3 यूजेस हो गया, इतना याद करिए। एक्स्ट्रा आपको याद करना होगा, एनसीईआरटी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और तब तक आप रिवाइज कीजिए चैप्टर को, फिर हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे।